लक्ष्य द विजन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रपति चैप्टर का दूसरा क्लास पढ़ने वाले हैं। आज दूसरा क्लास होगा। पहले दिन हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 54। आज अनुच्छेद 54 के बाद हम लोग अनुच्छेद 55 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं पिछले क्लास का। अनुच्छेद 52 के तहत बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत कहा गया है कि समस्त संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। निर्वाचक मंडल में पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्यों के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य और संघ शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य। लेकिन वर्तमान कंडीशन में अभी पिछला चुनाव राष्ट्रपति का हुआ है, उसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा अस्थायित्व में नहीं था, जिसके वजह से उस जम्मू कश्मीर बाहर था उस चुनाव से, यानी विधानसभा चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में वहाँ के विधानसभा के सदस्य संख्या शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि वो अभी अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में है क्या? ठीक है, आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित यानी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति में यानी कि आज दूसरा दिन है। ठीक, तो फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रपति किस भाग में है, तो भाग 5 में है। भारतीय संविधान के भाग 5 में है। अध्याय बोले तो अध्याय 1 में है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक में वर्णित है। 52 से लेकर 61 तक में वर्णित है। तो आज हम लोग पहले दिन क्या पढ़ा गया था, तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। ठीक है, ये 3 अनुच्छेदें हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 55 से। अनुच्छेद 55 से स्टार्ट करेंगे। अनुच्छेद 55 में है क्या, तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी रूप और रीतियाँ हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी रूप और रीतियाँ हैं। तो रूप क्या है, तो राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है। किस रूप में होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप में होता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस रूप में होगा, तो अप्रत्यक्ष रूप में होगा। अप्रत्यक्ष रूप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोई भी चुनाव हो, यानी कि चुनाव प्रक्रिया 2 ही रूपों में होता है, या तो प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव में सीधे आम जनता भाग लेती है और वोट करती है, जैसे लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय के चुनाव हो गया, जिसमें 18 प्लस उम्र होना अनिवार्य होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, यानी कि एक पद द्वारा दूसरा पद चुना जाता है, उसमें आम जनता भाग नहीं लेती है। एक पद द्वारा दूसरा पद चुना जाता है, उसी को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा साथ ही साथ राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा, उसका भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन उसमें कौन भाग लेते हैं, तो राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद का भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। विधान परिषद में कौन कौन भाग लेते हैं उनके चुनाव में, तो उसमें थोड़ा अलग अलग होता है, अंतर होता है। उसमें थोड़ा अंतर क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों से के
निर्वाचक मंडल उसका बनाया गया है। 1/6 उसके मनोनीत सदस्य होते हैं, 1/3 उसके स्थानीय निकायों से चुन के जाते हैं, 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुन के जाते हैं, 1/12 सदस्य स्नातक वर्गीय से चुन के जाते हैं, और फिर 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षक संघ से चुन के जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से उसका निर्वाचक मंडल अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो भी क्या है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन उसका भी होता है। ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष का भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कि कैसे, तो जो जिला पंचायत सदस्य बनते हैं वो अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं। ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे, तो राज्य के यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी जब जो चुन के जाते हैं तो वो अपने में से एक ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, तो वो भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन उसके उल्टे जो आम चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है ना। तो यानी कि 55 में क्या बोला गया है, रूप और रीतियाँ बताई गई है। रूप क्या है राष्ट्रपति के चुनाव का, तो अप्रत्यक्ष रूप है। क्या है, अप्रत्यक्ष रूप है। और जो रीतियाँ हैं वो रीतियाँ क्या है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली के अनुसार, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब एकल संक्रमणीय मत, ये एकल संक्रमणीय मत कहाँ से लिया गया, तो एकल संक्रमणीय मत कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी एकल संक्रमणीय मत का व्यवस्था है, एक किस देश की संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। लेकिन चलिए हमको जानना क्या है, तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के तहत किस रूप और रीतियों के अंतर्गत होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जो रीतियां हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होगा। तो हमें जानना क्या है, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 55 के तहत क्या वर्णित है, या राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी रूप और रीतियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 पूछे कि इसके अंतर्गत क्या वर्णित है, तो बताएंगे उनके चुनाव संबंधी रूप और रीतियाँ निर्धारित की गई है। लेकिन सीधे क्वेश्चन को थोड़ा सा उलट दे और पूछे कि राष्ट्रपति के चुनाव के रूप और रीतियाँ किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है, तो अनुच्छेद 55 में उल्लेखित किया गया है। किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है, तो अनुच्छेद 55 में उल्लेखित किया गया। यही क्वेश्चन पूछेगा। तो फिर क्वेश्चन पूछ सकता है राष्ट्रपति के चुनाव किस रूप में होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप में होता है। किस रूप में होता है, अप्रत्यक्ष रूप में होता है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है राष्ट्रपति का चुनाव की रीतियां क्या है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। फिर क्वेश्चन कर सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की रीतियां जो है, उस रीतियां में एकल संक्रमणीय मत कहाँ से लिया गया है, प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब इसमें होता क्या है, कैसे
एक सदस्य का, जैसे इनके निर्वाचक मंडल में जो जो सदस्य हैं उन सदस्यों का कैसे मत मूल्य निकालते हैं। तो अभी हाल ही में 2022 में चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का, उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे, देखेंगे। जैसे इसमें देखिएगा लिखा है राष्ट्रपति निर्वाचन 2022, भारत के संविधान के अनुच्छेद 55(2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानसभाओं और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्य का विवरण दिया है। पूरा एक तरह से विवरण ही इकट्ठा कर दिया गया है हर एक राज्य का। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग के लिए बेहतर काम करेगा। ठीक है, तो देखते हैं सभी राज्यों का है। इसमें होता क्या है, कैसे एक विधायक का, किसी राज्य के एक विधायक का मत मूल्य निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं कि 1971, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि हम वर्तमान जनगणना यानी 2011 के जनगणना के अनुसार नहीं चलेंगे, वो जनसंख्या नहीं देखेंगे। यहाँ निर्धारित किया गया है 1971 की जनगणना, ये कब तक, तो 2026 तक। अब इसको चेंज होना होगा तो 1931 के बाद चेंज होगा। ठीक है ना, 1931 का जनगणना लेगा या जो भी लेगा, उसके बाद संशोधन करके संसद जो बनाना होगा बनाएगी। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल क्या है, 1971 की जनसंख्या देखेंगे और 1971 की जनसंख्या को देखते हुए उस जनसंख्या बटा उस राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या गुणे 1000 कर देंगे। जैसे ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की जनसंख्या कितना है, तो ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए आप लोग, 2,78,05,86 है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, ये जो है ना इससे भाग दे देंगे, यानी यहाँ पे भागा क्या कर देंगे 175। और जब 175 करेंगे तो इसके गुणा कर देंगे 1000। 1000 गुणा करते हैं तो निकल के क्या आ रहा है 159, यानी मत मूल्य निकल के कितना आ रहा है, तो 159 आ रहा है। तो 159 में मत मूल्य में फिर क्या कर देंगे 175 से गुणा कर देंगे। तो 175 से देखिए यहाँ किया गया है, 175 से गुणा करेंगे तो आंध्र प्रदेश के सारे विधायकों का यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य टोटल इकट्ठा हो जा रहा है 27,825। कितना इकट्ठा हो रहा है 27,825। इस तरह सारे राज्यों का ऐसे ही निकाल लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इस तरह सारे राज्यों का निकालते हैं। तो हम लोग थोड़ा उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। साथ ही साथ पूरे भारत में ऐसा उत्तर प्रदेश ही राज्य है जहाँ की जनसंख्या भी सर्वाधिक है। तो वहीं के हम लोग देखते हैं, वहाँ के जब देखते हैं तो एक विधायक का मत मूल्य सबसे ज़्यादा होता है। कैसे, तो देखिए उत्तर प्रदेश का हम किसके जानने की कोशिश करेंगे, उत्तर प्रदेश का देखेंगे। उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में बोला गया है कि पूरे भारत में किसी भी राज्य की विधानसभा में सर्वाधिक अगर संख्या है तो उत्तर प्रदेश की, किसी भी राज्य के विधान परिषद में सर्वाधिक संख्या है तो उत्तर प्रदेश में, किसी भी राज्य में सर्वाधिक लोकसभा में चुन के सदस्य जाते हैं तो उत्तर प्रदेश से जाते हैं, किसी भी राज्य में सर्वाधिक राज्यसभा में सदस्य चुन के जाते हैं तो उत्तर प्रदेश से जाते हैं। यानी हर जगह उत्तर प्रदेश अव्वल स्थान ग्रहण किया हुआ है। लोकसभा में 80 सदस्य चुन के जाते हैं, राज्यसभा में 31 सदस्य चुन के जाते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य संख्या है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 की सदस्य संख्या है। ठीक है ना, तो देखते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने, तो 403 सदस्य संख्या। तो यहाँ अब देखिए कितना है इनकी आबादी कुल, यानी कुल जनसंख्या कितना है, तो 1971 की ये जनसंख्या है। कब की जनसंख्या है,
1971 की जनसंख्या है। तो 1971 में कितना जनसंख्या था? तो 8,38,49,905, जो वर्तमान है 2011 के अनुसार सीधे इसकी दुगुना हो गया है। 1971 से और 2011 की जनसंख्या के अनुसार सीधे इसके दुगुना के लगभग हो गया। तो कितनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ध्यान दीजिए। सरकार को कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि पे एक कानून ही उनको रोकने के लिए एक कानून लानी चाहिए। बहुत ही लेट हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना है? 8,38,49,905, 8,38,49,905। इसका बटा क्या कर देंगे? तो ये सदस्य संख्या कर देते हैं। सदस्य संख्या यानी कि विधानसभा सदस्य संख्या कितना है? तो 403 है। अब 403 में क्या करेंगे? तो इसके गुणे 1000 कर देंगे, गुणे 1000। तो ये निकल के आ रहा है कितना? तो 208 निकल के कितना आ गया? 208 आ गया। तो 201 हमारा उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा सदस्यों में से एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकल के आ रहा है 208। तो हमें 403 का पता करना है। तो 208 गुणे हम 403 कर देते हैं, तो उसका मत मूल्य निकल के आ रहा है 83,824, जो सर्वाधिक है। कितना आ रहा है? 83,824। सबसे ज़्यादा किसी राज्य के विधानसभा के विधायकों का मत मूल्य है तो उत्तर प्रदेश का है। एक अगर विधायक की उत्तर प्रदेश की बात किया जाए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो मत मूल्य निकल के आया है 208। सबसे कम किसी राज्य का है तो सिक्किम का है। कितना है? 7, यानी ये सबसे कम है। ये क्या है? अधिक है, ठीक है। सबसे कम सिक्किम राज्य की और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के सिक्किम के जितना सभी विधायकों का मत मूल्य निकला है उतना उससे थोड़ा सा कम उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य है, ठीक है। तो ये रहा विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य। तो सभी राज्यों का हम इकट्ठा कर रहे हैं मत मूल्य, तो निकल के कितना आ रहा है? 5,43,231। टोटल विधानसभा टोटल राज्यों के विधायकों की संख्या कितना हो रहा है? 4,033। कितना हो रहा है? 4,033। अब हम क्या करेंगे? ये देखेंगे कि एक संसद सदस्य का मत मूल्य क्या निकलता है, कैसे निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले देखेंगे क्या? तो संसद के सदस्यों के प्रत्येक मत का मूल्य यानी कुल सदस्य संख्या। तो कुल सदस्य संख्या ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये क्या है? सदन है मान लेते हैं, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो कितना है? तो 550 है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 543 है। जो टोटल के टोटल क्या है? ये निर्वाचित है, टोटल निर्वाचित है। इसमें 250 में राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितना है? तो 245 है। अब 245 में हमें निर्वाचित जानना है, तो 12 माइनस कर देंगे मनोनीत वाला। जब 12 माइनस करते हैं मनोनीत वाला तो निकल के आता है 233, यानी 233 से क्या हो गए? निर्वाचित हो गए। तो हम यहाँ टोटल करेंगे क्या? 543 और 233। देखिए यहाँ टोटल किया गया है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 प्लस राज्यसभा सदस्यों की संख्या 233, यानी टोटल होके कितना आ रहा है? 776।
अब क्या करेंगे, तो जो उत्तर भारत के सारे राज्यों के विधायकों का जो मत मूल्य निकल के आ रहा है, यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य जो निकल के आया है, उससे 776 का भाग दे देंगे। जैसे अभी पिछले पेज पर हम लोग देखे थे, मत मूल्य निकल के आया कितना था, तो 5,43,231। किससे भाग दे रहे हैं, तो ये संख्या यानी निर्वाचित, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या इकट्ठा करते हैं तो कितना आ रहा है, 776 आ रहा है। तो इससे भाग देते हैं तो छन के कितना आ रहा है, 700। यानी एक संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकल के कितना आ रहा है, 700। जब एक सदस्य का मत मूल्य निकल के 700 आ रहा है, तो अब 7 कुल सदस्यों का मत मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी 700 में 776 का गुणा कर देंगे। तो ये यहाँ किया गया है, तो सारे यानी संसद सदन के सारे सदस्यों का मत मूल्य निकल के आ गया 5,43,200। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, संसद के 776 सदस्यों के मतों का मूल्य, कुल मूल्य, तो ये निकल के आ गया कितना, 5,43,200। अब क्या करेंगे, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए कुल निर्वाचक बराबर विधानसभा सदस्य प्लस संसद सदस्य, तो टोटल कितने हो गए, तो यहाँ भारत के संपूर्ण राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो भारत के सभी राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या है 4033, उनकी संख्या 4033 है। और जो संसद है उसके दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है, 776। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, और जब जोड़ते हैं तो नई संख्या हमें मिल जाती है कितना, तो 4,809। अब हमें क्या करना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 के लिए 4,809 निर्वाचकों के मतों का कुल मूल्य, तो कुल मूल्य यानी कि हम इसको रख लेते हैं, ठीक है, इसको रख लेते हैं, और फिर राज्यों के विधानसभा के कुल सदस्यों का मत मूल्य जो निकला था उसको उठा लेते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये मत मूल्य निकल के आया कितना, तो 10,86,431। ये तो रहा दोनों संसद के दोनों सदनों के मत मूल्य और राज्य के विधानसभाओं का मत मूल्य, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद से क्या होता है, वोटों की वोट पड़ता है, वोटों की काउंटिंग होती है। तो इनके चुनाव में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में और भी शर्तें होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में दो तरह के बैलेट पेपर का, 2 कलर के बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है। जो संसद के सदस्य होते हैं उनके लिए ग्रीन कलर का प्रयोग किया जाता है, और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके लिए पिंक कलर का प्रयोग किया जाता है। यानी संसद सदस्यों के लिए हरा और विधानसभा सदस्यों के लिए गुलाबी कलर का प्रयोग किया जाता है। जो संसद सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करने के लिए, वो संसद में भी वोट कर सकते हैं और राज्यों के विधानसभा में भी जाके वोट कर सकते हैं। लेकिन जो राज्य की विधानसभा होती है वो उसके जो सदस्य जब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे तो वो अपने राज्य की विधानसभा में ही सिर्फ वोट कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके चुनाव में एक और शर्त होती है कि अन्य चुनाव में यानी आम चुनाव में वही कैंडिडेट जीतता है, जो जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं उन प्रत्याशियों में जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है वो विजेता घोषित हो जाता है। लेकिन इनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली मतलब कार्य लागू होता है। तो इस वजह से इसमें क्या होता है
कि कुल वैध मतों का, यानी उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कितना, तो 10,86,431 कुल वोट है। अब इन कुल वोटों में से मान लेते हैं कि 10 लाख ही, कितना, तो 10 लाख ही क्या हुए हैं, 10 लाख सिर्फ क्या हुए हैं, वोट पड़े हैं। यानी इसे 10 लाख, इसमें से इतना सिर्फ 10 लाख वोट पड़े हैं, तो इसी को क्या कहा जाएगा, वैध मत कहा जाएगा। जब वैध मत कह दिया गया तो फिर इसके बाद से क्या कर देंगे, यहाँ पे अब क्या करते हैं कि 2 का भाग देंगे, यानी कि कुल वैध मतों का आधे से अधिक मत प्राप्त करना अनिवार्य होता है, तभी वो विजेता घोषित हो सकता है, वरना विजेता नहीं घोषित होगा। फिर द्वितीय चक्र मतगणना प्रारंभ होगा और द्वितीय चक्र मतगणना के अनुसार विजेता घोषित किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज़्यादा जो वोट प्राप्त किया वैसे उसको विजेता घोषित नहीं कर दिया जाएगा। यानी कुल वैध मत उसी को कहते हैं किसी भी वोट में कि कितना वोट पड़ा है, जो वोट पड़ा है उसको वैध कहा जाता है। तो जो वोट पड़ा होता है उससे आधे से अधिक अगर कोई प्रत्याशी, कोई उम्मीदवार अगर वोट प्राप्त कर लेता है तो विजेता घोषित हो जाता है। अगर आधे से अधिक कोई मत प्राप्त नहीं करता है तो विजेता घोषित नहीं होगा। द्वितीय चक्र मतगणना स्टार्ट होगा। अब तक सिर्फ एक बार द्वितीय चक्र मतगणना स्टार्ट हुआ है, कब, तो 1969 में। कब हुआ है, 1969 में। अब तक सिर्फ एक बार द्वितीय चक्र मतगणना स्टार्ट हुआ है। 1969 में हुआ कैसे है, तो उस समय राष्ट्रपति थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन का कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। जाकिर हुसैन का क्या होता है, कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। यानी कि ऐसे राष्ट्रपति हैं, प्रथम राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु होती है, तो वो हैं जाकिर हुसैन। तो जब जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है तो उस समय उपराष्ट्रपति रहते हैं बीबी गिरी। जब बीबी गिरी उपराष्ट्रपति रहते हैं तो भारतीय संविधान में यह नियम उल्लेखित है कि जब किन्हीं कारणोंवश बीच कार्यकाल में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। अगर उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त रहता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे, तो बीबी गिरी को भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए बीबी गिरी अपने उपराष्ट्रपति पद से भी त्यागपत्र दे देते हैं। तो अब दोनों पद रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। तो उस समय तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे, उस मुख्य न्यायाधीश को क्या किया जाता है, उस मुख्य न्यायाधीश को भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 में है क्या, तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। क्या निर्धारित किया गया है, कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, और कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का। यानी जब शपथ लेते हैं उससे 5 वर्ष तक का इनका कार्यकाल रहता है। लेकिन 5 वर्ष के अंदर भी निम्न कारणों से इनकी मृत्यु हो सकती है, निम्न कारणों से इनका पद रिक्त हो सकता है। जैसे त्याग पत्र देकर, मृत्यु होने पर इन पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। त्याग पत्र यानी कि कोई बीच कार्यकाल में कोई राष्ट्रपति पद के जो व्यक्ति हैं वो राष्ट्रपति पद पर आसीन हैं और वो त्याग पत्र दे देते हैं तो राष्ट्रपति का कार्यकाल रिक्त हो जाता है। ठीक है, फिर अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, यानी राष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तभी भी राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है।
या उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर उनको हटाया जाए। महाभियोग की प्रक्रिया ये अनुच्छेद 61 में पढ़ा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े भी थे, देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, उनसे बड़ा कोई संवैधानिक पद ही नहीं है। तो उनको कौन बर्खास्त करेगा? तो यहाँ बर्खास्त करने की व्यवस्था ही समाप्त करके वहाँ महाभियोग की प्रक्रिया लगा दिया गया, ठीक है ना। और महाभियोग के प्रक्रिया द्वारा क्या कर दिया गया है कि उनको उनके पद से हटाया जाएगा। ये अनुच्छेद 61 में विस्तृत रूप से पढ़ा जाएगा, ठीक है। देखते हैं, यानी कि 3 कारणों से इनका पद रिक्त हो सकता है। 3 मुख्य कारण है। क्या? तो त्याग पत्र देने के कारण, त्याग पत्र के कारण। दूसरा क्या हो सकता है? मृत्यु के कारण। तीसरा क्या हो सकता है? महाभियोग के कारण। तीसरा क्या हो सकता है? महाभियोग के कारण। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु के कारण अब तक 2 बार पद रिक्त हो चुका है। यानी जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तब, किसकी? तो 2 बार हुआ है। 2 बार कब हुआ है? तो जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तब, और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी तब। जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तब, और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु। जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी उस समय 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिए गए। जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तो क्या हुआ? पहले जो उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, उनको कार्यवाहक बनाया गया, लेकिन वो भी उपराष्ट्रपति पद से भी त्याग पत्र दे दिए। तो उसकी जिसके वजह से उस समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो थे सर्वोच्च न्यायालय के, कौन? एम हिदायतुल्लाह को बना दिया गया। क्या? तो भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति। और तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी फखरुद्दीन अली अहमद की जब मृत्यु होती है तब बीडी जत्ती को बना दिया गया। तो 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति अब तक बने हैं। प्रथम बीबी गिरी, दूसरे एम हिदायतुल्लाह और तीसरे बीडी जत्ती। पूछता है क्वेश्चन कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे या कौन बने? बीबी गिरी। फिर पूछता है भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? एम हिदायतुल्लाह। इनसे क्वेश्चन फिर पूछ सकता है, ऐसे कौन से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने? तो एम हिदायतुल्लाह। फिर पूछ सकता है कि भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? तो बीडी जत्ती। यही आप लोग को याद रखना है। तो ऐसे मृत्यु वाले पर ध्यान दीजिएगा कि 1 उपराष्ट्रपति, 2 राष्ट्रपति और 3 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। 1 उपराष्ट्रपति कृष्णकांत, 2 राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, 3 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ठीक है। राजीव गांधी का मृत्यु कार्यकाल के दौरान नहीं हुआ था, उस समय चुनाव हो रहे, चुनाव की जनसभा था उसमें हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 56 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 57। क्या पढ़ा जाएगा? तो अनुच्छेद 57। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अनुच्छेद 57 में है क्या? तो अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। क्या किया गया है? तो निर्वाचन की व्यवस्था किया गया है। यानी कि भारत में ऐसी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 57 के तहत कि एक ही व्यक्ति जब तक चुनाव राष्ट्रपति पद के लिए जीतता रहेगा तब तक वो राष्ट्रपति पद पर आसीन होता रहेगा। लेकिन सीधे इसके उल्टे अगर अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका में एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार, कितनी बार?
तो 2 बार सिर्फ राष्ट्रपति पद पर आसीन हो सकता है, यानी चुनाव लड़के चुनाव तो कि जब तक वो 2 बार नहीं जीतेगा तब तक चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 2 बार राष्ट्रपति पद पर आसीन कोई एक व्यक्ति हो सकता है, वरना ओबामा हटते नहीं। बराक ओबामा ऐसे मिलनसार व्यक्ति थे, यानी कि पूरे देश के राजनयिकों में, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर एक राजनयिकों में ऐसे मिलनसार थे कि वो मिलनसार थे भी, दूसरे अपने देश के लिए भी बेहतर से बेहतर कर रहे थे, तो हटते नहीं। अगर ये शर्तें न रहता तो भारत के राष्ट्रपति, यानी कि एक व्यक्ति अनेकों बार भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हो सकते हैं। कैसे? तो जब तक वो चुनाव जीतते रहें। भारत के राष्ट्रपति एक कार्यकाल उनका 5 वर्ष का होता है, लेकिन अमेरिका के एक राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ 4 वर्ष का होता है। ठीक है, अब आते हैं पुनर्निर्वाचन में। एक ही व्यक्ति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन है? जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है भाई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश के सिपाही में जन्म स्थान के बारे में जरूर 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। किसी महापुरुष का ले लेगा, किसी खिलाड़ी का ले लेगा, किसी कवि का ले लेगा, किसी राजनेता का ले लेगा, किसी अभिनेता का उठा देगा, अभिनेता अभिनेत्री का उठा देगा, या किसी इतिहासकार का उठा देगा, किसी क्रांतिकारी का उठा देगा, अब बोल देगा कि इनका जन्म स्थान है कहाँ। तो ये चीज़ें हमको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो जीरादेई। कहाँ है? जीरादेई। अब ध्यान दीजिएगा, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पुनर्निर्वाचन में क्यों लिखना पड़ा है, क्यों लिखा गया है? यही अब तक के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 1 से अधिक बार राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए हैं। यानी पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था तो है, पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था तो भारत में है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 57 के तहत पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था रहते हुए भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़ के अन्य कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो 1 से अधिक बार भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हो सके। सिर्फ एक लौता है, इसलिए इनके नाम के आगे आप लोग स्टार लगा दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके आगे क्या है? अगला अनुच्छेद 58 है। अनुच्छेद 58 में है क्या? तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता निर्धारित की गई है। क्या निर्धारित किया गया है? तो योग्यता निर्धारित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, योग्यता क्या होता है राष्ट्रपति की? तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। ठीक है ना? तो योग्यता निम्न है। निम्न योग्यताओं में क्या क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, क्या क्या हो सकता है? वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। वह
भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और लोक सभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। साथ ही साथ वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। ध्यान दीजिएगा, वह भारत का नागरिक हो, ये सभी पदाधिकारियों में लगता है। हर एक पदाधिकारी में ये लाइन रहता है, भारत के किसी भी पदाधिकारी की बात किया जाए। लेकिन एक ऐसे पदाधिकारी हैं राज्यपाल, तो राज्यपाल में भी ये लाइन लगता है, लेकिन उसके साथ एक शर्त जोड़ दिया जाता है कि जरूरी नहीं है कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। अब 35 वर्ष की श्रेणी में कौन कौन आ जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, 35 वर्ष की श्रेणी वाले में कौन कौन आते हैं। तो पहले ही नंबर राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल या संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासक या गवर्नर, ये क्या हो सकते हैं, इनकी सबकी उम्र क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो याद रखिएगा आप लोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। संघ के मंत्रिपरिषद, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। जो स्थानीय निकाय है, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, गांव की बात करते हैं स्थानीय निकाय की, तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये सब स्थानीय आते हैं। तो स्थानीय जो निकाय है उनका सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होना अनिवार्य होता है। तो 21, 25, 30, 35 ये 4 कैटेगरी हम लोग को उम्र वाला याद करना है। एक क्वेश्चन इसमें सब फंस जाता है। ठीक है, तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता यह होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, ये रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ वो भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु, तो यहाँ पहले से 35 दे दिया है तो 25 नहीं यहाँ मेंशन होगा। फिर उसके बाद से क्या कह दिया, भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन सूची में उनका नाम हो। फिर उसके बाद से वही शब्द इसमें भी है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो और उसमें भी रहता। फिर पागल या दिवालिया ना हो, ये तमाम तरह की शर्तें लगाई गई है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वाले में। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, वह किसी लाभ के पद पर न हो, ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि लाभ के पद, ध्यान दीजिएगा आप लोग, लाभ के पद, लाभ के पद में कौन आते हैं ये हम लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, वो याद करना मुश्किल है।
कौन नहीं आते हैं लाभ के पद में वो जानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिस्टम में थोड़ी सी भी अभी भी सुधार करने की ज़रूरत है, जो नहीं कर रहे हैं लोग। क्यों नहीं कर रहे हैं बताते हैं। लाभ के पद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ के मंत्रिपरिषद, राज्यों के मंत्रिपरिषद के पद लाभ के श्रेणी में नहीं आता है। देखिए देश के जो सर्वोच्च पद है वो लाभ की श्रेणी में नहीं है। कितना बड़ा एक तरह से कहा जाए दुर्भाग्य है कि एक जो चपरासी की नौकरी करेगा, 4th क्लास की नौकरी करेगा, वो लाभ के पद में माना जाएगा, लेकिन देश के सर्वोच्च सत्ता पे यानी देश के सर्वोच्च पद पे जो आसीन है राष्ट्रपति महोदय या सर्वोच्च सत्ता पे आसीन है यानी प्रधानमंत्री, वो पद लाभ के पद में नहीं गिना जाएगा। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं सुधार लाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हो सके कि हम लोग से ज़्यादा कहीं ना कहीं संसद के सदस्य जो हैं हम लोग से ज़्यादा विवेक वाले हैं, इस वजह से कि वही हमारे देश के संविधान का संशोधन कर रहे हैं, नए संविधान नए विधियों को बना रहे हैं, उल्लेखित कर रहे हैं। तो निश्चित है कि वो हमसे ज़्यादा ऊर्जावान हैं, हमसे ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, हमसे ज़्यादा दिमाग वाले यानी बुद्धि वाले भी हैं, ठीक है। जो भी हो अपने तरफ से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अब ध्यान दीजिएगा, वो किसी लाभ के पद पर न हो, यहाँ कहीं भी एक शब्द आप लोग को देखने को नहीं मिला होगा। वो शब्द क्या? शैक्षिक योग्यता, कहीं देखने को नहीं मिला होगा। जबकि ये देश के सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति और देश के संवैधानिक प्रमुख है, हमारे संविधान के प्रमुख हैं, फिर भी उनकी योग्यता में कहीं शैक्षिक योग्यता नहीं है। लेकिन एक चतुर्थ क्लास का, चतुर्थ श्रेणी का, एक सफाई कर्मी का, एक फॉलोअर का, मतलब जो भी हैं उनके भी योग्यता में शैक्षिक योग्यता निर्धारित किया गया है। कक्षा 5 पास होना चाहिए और चाहे कक्षा 8 पास होना चाहिए, यानी न्यूनतम यही है, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। क्या कहा जाए इसको? इसमें सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। ऐसे ऐसे पद इन लोगों को मिल गया है और संसद चाहे वो कोई भी निर्वाचित पद है उसके लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है। ये हमारी विधि बनाएंगे, हमारे लिए, आम जनमानस के लिए, हमारे देश के लिए विधि बनाएंगे। कौन? तो संसद के सदस्य। संसद के 3 अंग होते हैं, उसमें राष्ट्रपति महोदय भी शामिल होंगे। यहाँ तक कि किसी भी न्यायालय से अगर कोई हमें सज़ा मिलती है यानी सर्वोच्च न्यायालय तक वही सज़ा बरकरार रहती है तो लास्ट में हम उन्हीं के पास दया याचिका दायर करते हैं, लेकिन उनमें भी शैक्षिक योग्यता नहीं होनी चाहिए। वो भी क्या करते हैं कि वो किसी से सलाह लेते हैं। निश्चित है कि हर एक जो राष्ट्रपति पद पर आसीन हो रहा है संपूर्ण संविधान का ज्ञान नहीं होगा, कुछ लोगों के पास होगा, कुछ लोगों के पास नहीं होगा। इसलिए उनको सहायता और सलाह करने के लिए अनुच्छेद 143 का प्रावधान कर दिया गया है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विधिक मामले पे परामर्श ले सकते हैं, लेकिन वो परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। परामर्श ले सकते हैं लेकिन वो परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमारे देश के जो संसद के सदस्य हैं या विधानसभा के सदस्य हैं उसमें से 80% सदस्यों को एकदम गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारे संविधान का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा, लेकिन फिर भी देश के लिए, हमारे लिए वो संविधान का संविधान का संशोधन करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं, नए विधियों को उल्लेखित करते हैं। क्यों? तो वहाँ बहुमत देखा जाता है और बहुमत से एक नहीं जानते हैं संविधान लेकिन दूसर का जानते हैं, तो उनके पीछे पीछे जो नहीं जानते हैं वो भी चल देते हैं और तैयार हो जाता है। जबकि शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। हमारा देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र होते हुए भी राजतंत्र है। इसी वजह से, इन्हीं सब कारणों की वजह से कहीं न कहीं थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग तो कर नहीं सकते, हम लोग की बस की बात नहीं है। बस थोड़ा सा हम हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो ख्याल आया वो बता दे रहे हैं कि
आज एक किसी क्षेत्र में विधायक या संसद जो हर तरह से एक तरह से कहा जाए तो प्रतिभाशाली की जगह पर वहाँ दबंग कहना ही उचित है, अगर है तो उसी के लड़का फिर उनका उत्तराधिकारी बनता है, जो राजतंत्र में हुआ करता था कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा। बहुत कम एक तरह से अपवाद है कि किसी जगह अच्छे कार्य करते रहते हैं या खराब कार्य करते रहते हैं तो उनके जगह पर अब दूसरे को टिकट दिया जाता है, उनके परिवार से नहीं दिया जाता। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं कि उनके परिवार दर परिवार चलता रहता है, उन्हीं के हाथ में वो उस क्षेत्र की प्रतिनिधित्व रहता है। तो ये राजतंत्र होते हुए भी, लोकतंत्र होते हुए भी एक तरह से राजतंत्र हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जैसा उचित लगता है संसद को वैसा करती है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 58 के तहत योग्यता हो गई, ठीक है। अब अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 में क्या है, तो अनुच्छेद 59 के तहत इनकर यानी राष्ट्रपति के लिए वेतन, भत्ते और परिलब्धियां निर्धारित किया गया है। क्या क्या निर्धारित किया गया है? वेतन, भत्ते, परिलब्धियां निर्धारित किया गया है। और बोला गया है कि उनके वेतन, भत्ते और परिलब्धियां पर किसी भी प्रकार का ना कोई कटौती की जा सकती है, ना किसी भी प्रकार का कोई टैक्स लगाया जाता है, यानी आयकर मुक्त रहेगा। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो प्रति माह 5 लाख रुपए होता है। सोच सकते हैं आप लोग, सारी व्यवस्थाओं के रहते हुए भी प्रति माह 5 लाख रुपए मिलता है एक राष्ट्रपति का वेतन। लेकिन फिर भी हम नाम नहीं रखेंगे, ऐसे एक राष्ट्रपति जो बोल रहे थे कि अपने दोस्त के यहाँ गए थे, वहाँ एक तरह से कुछ लोगों का एक प्रतिनिधि वो किए, मीटिंग कहिए चाहे दोस्ताना में जो भी कहिए, तो वहाँ बोले थे कि बहुत कम वेतन, 5 लाख रुपए कम पड़ जाता है हमारी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। वो माननी को इतना नहीं पता कि एक आम जनमानस, एक गरीब घर परिवार चलाने के लिए दिन रात मजदूरी करता है तो 300 से 350 रुपया एक दिन में मिलता है, या अधिक से अधिक 400 रुपये मिलता है। उसी में उन्हें इतनी महंगाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो आटा हो, चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, गैस हो, हर तरह के महंगाइयों का सामना करने के बाद फिर भी उसमें से कुछ बचत करना होता है कि ऐसा कोई समय ना आए कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाए और उसको हम इलाज ना करा पाए। फिर भी उतना ही उसके लिए बहुत होता है। सुखमय जीवन जीने के लिए कहिए, चाहे एक तरह से वो कष्टदायक ज़िंदगी जीता हो, जो भी हो, लेकिन उस महामहिम ने जो बोला था कि 5 लाख रुपए भी कम पड़ जा रहा है, सोचने वाली बात है। उनको कोशिश करना चाहिए कि 5 लाख में से 1 लाख ही ले या जो भी ले, कुछ सरकारी फंड में जमा करते जाए, लेकिन नहीं करेंगे लोग। ये ऐसे पद हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जुटा लीजिए, सार्वजनिक मत करिए, लेकिन कहीं काला धन के तौर पर रखिए, लेकिन इकट्ठा करिए। एक अवसर मिला है और उस अवसर को भुना लीजिए, जितना भुनाना है भुना लीजिए, फिर पता ना सर पे ताज आएगा कि नहीं। मतलब जो भी निर्वाचित पद है, अब निर्वाचित पदों की वजह से ही प्रशासकीय वर्ग भी वैसे ही आम जनता को पीड़ित करने लगी। कोई भी काम कराने जाइए, अब ये सब चीज़ें चलिए छोड़िए। तो अनुच्छेद 59 के तहत वेतन मिलता है, भत्ते मिलता है, परिलब्धियां भी मिलती, और सब पे बोला जाता है ना किसी प्रकार का कर लगाया जा सकता है, ना किसी प्रकार का टैक्स कटौती की जा सकती है। और राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह 5 लाख रुपए है। और जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो इनका जो पेंशन बनेगा, क्या बनेगा? पेंशन बनेगा। ये भी क्या होता है? 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलेगा। कितना मिलेगा? 1.5 लाख रुपए
प्रति माह मिलेगा। पेंशन अभी 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिल रहा है, सोच लीजिए आप लोग, ठीक है ना। भत्ते जैसे यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, मतलब तमाम तरह के भत्ते, परिलब्धियाँ यानी कोई विशिष्ट उपहार कहीं से मिल जाए, ठीक है ना। तो इस तरह उनके वेतन भत्ते और परिलब्धियाँ से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तभी भी उनको आवास दिया जाएगा, गाड़ियाँ दी जाएगी। उसके बाद से पेंशन के तौर पर 1.5 लाख रुपये प्रति माह भी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति का वेतन होता है, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद से अनुच्छेद 60 है। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 के तहत है क्या? तो अनुच्छेद 60 के तहत शपथ है। शपथ कौन दिलाता है इन्हें? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थित में कौन दिलाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। यानी कि राष्ट्रपति को शपथ लेने का, यानी उनको शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाया जाता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत दिलाया जाता है। कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी चीफ जस्टिस दिलाता है। उनकी अनुपस्थित में कौन दिलाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति पद के लिए उस व्यक्ति को जो विजेता घोषित होता है उनको शपथ दिलाता है। शपथ किस चीज़ के लिए लेते हैं लोग? तो ये शपथ अपने पद और गोपनीयता के लिए लेते हैं। शपथ किस चीज़ के? पद और गोपनीय, यानी अपने पद के लिए और गोपनीयता के लिए, यानी भारत के जो भी आंतरिक जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, यानी कि जिससे देश के संप्रभुता पर खतरा पैदा हो, ठीक है। तो ये शपथ लेते हैं। शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थित में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। अब आते हैं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में है क्या? महाभियोग। महाभियोग, ध्यान दीजिएगा, ये महाभियोग की प्रक्रिया है क्या? तो महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कैसे है? तो संसद के 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। कौन कौन है भाई? तो लोकसभा है, राज्यसभा है और क्या है? राष्ट्रपति है। कोई भी विधेयक विधि तभी बनती है जब इन तीनों द्वारा पास हो जाता है। तो ये दोनों तो पूर्ण बहुमत से पास करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? अनुमोदित करते हैं, यानी सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। तो महाभियोग की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है, महाभियोग की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जो राष्ट्रपति के खिलाफ अनुच्छेद 61 के तहत होती है, राष्ट्रपति के खिलाफ होती है। तो राष्ट्रपति के जब खिलाफ होती है तो यहाँ से इनको बाहर कर दिया गया। इनको क्या कर दिया गया? यहाँ से इनको बाहर कर दिया गया और बोला गया कि महाभियोग को सिर्फ इसी दोनों अंगों में कार्य होगा। कहाँ कहाँ? तो लोकसभा और राज्यसभा में। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के खिलाफ कब लाया जा सकता है और कौन ला सकता है, ये जानने की जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, संसद के 2 सदन हैं। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। कौन कौन है? तो लोकसभा है और राज्यसभा है। इस दोनों सदनों में से किसी भी सदन के, इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन के किसी भी सदस्य को ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति महोदय, कौन? राष्ट्रपति महोदय संविधान का उल्लंघन किए हैं, संविधान का अतिक्रमण किए हैं, अपने पद का दुरुपयोग किए हैं, तो इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाता है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया लाने से पहले इनको सूचना देना जरूरी होता है और सूचना एक पत्र के माध्यम से दिया जाता है।
तो सूचना एक पत्र के माध्यम से दिया जाता है। तो जैसे हम मानते हैं कि लोकसभा में सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य है जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाना चाहता है, तो जब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाना चाह रहा है तो राष्ट्रपति जैसे यही व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाना चाहता है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, एक लेटर लिखेगा। सबसे पहले एक लेटर लिखेगा, यानी उनसे क्या करेगा, कारण जानने की कोशिश करेगा इस लेटर के माध्यम से कि आप ऐसा गलती क्यों किए हैं, यानी संविधान का उल्लंघन क्यों किए हैं, संविधान का अतिक्रमण क्यों किए हैं, यानी अपने पद का दुरुपयोग क्यों किए हैं। तो ये लेटर राष्ट्रपति महोदय को, ये लेटर राष्ट्रपति महोदय को ध्यान दीजिएगा आप लोग, राष्ट्रपति महोदय को ये तब तक प्रेषित नहीं हो सकता जब तक इस लेटर पर इसमें से जिस सदन का वो सदस्य है जो महाभियोग का प्रस्ताव लाना चाहता है, इसमें से कम 1/4 सदस्यों का इस पर सिग्नेचर नहीं हो जाता है। इस लेटर पे अगर 1/4 सदस्यों का इस पे सिग्नेचर हो जाता है तब ये लेटर राष्ट्रपति को प्रेषित होगा, और राष्ट्रपति जिस दिन पाते हैं उस दिन से 14 दिन के अंदर, कितने दिन, 14 दिन के अंदर अपने जवाबों से, 14 दिन के अंदर क्या करते हैं, तो अपने जवाबों से उस सदस्य को संतुष्ट नहीं कर देते हैं। किस सदस्य को, तो जो इनके खिलाफ लेटर लिखा है या महाभियोग का प्रस्ताव लाना चाहता है, अगर अपने जवाबों से उस सदस्य को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं राष्ट्रपति, तो ये सदस्य क्या करता है कि 15वें दिन, चौथे दिन, 15वें दिन ये अपने सदन में महाभियोग का प्रस्ताव अनुच्छेद 61 के तहत ला देता है। और जब महाभियोग का प्रस्ताव अनुच्छेद 61 के तहत लाता है तो क्या होता है, यहाँ से 2/3 बहुमत द्वारा, कितने बहुमत द्वारा, तो 2/3 बहुमत द्वारा अगर पास हो जाता है तो ये महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन को चला जाता है। जब ये महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन को चला गया तो दूसरे सदन में क्या होता है, पहले एक कमेटी बैठाई जाती है, और कमेटी काहे लिए बैठाई जाती है, कमेटी ये जांच करने के लिए बैठाई जाती है कि ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है वो उनके खिलाफ गलत है, यानी कि वो ऐसा गलती नहीं किए हैं फिर भी उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो वो कमेटी अगर जांच में, जो कमेटी पैनल बैठाई गई है, वो कमेटी अगर जांच में सही पाती है तब तो ये महाभियोग का प्रस्ताव चलेगा यहाँ पे। अगर कमेटी सही नहीं पाती है तो यहीं ये महाभियोग का प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। लेकिन कमेटी सही पाती है तो महाभियोग का प्रस्ताव चलेगा, और महाभियोग का प्रस्ताव चलेगा। यहाँ भी जिस दिन 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत सिद्ध हो गया उसी दिन राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पास हो गया। राष्ट्रपति के खिलाफ क्या हो गया, अब महाभियोग का प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव क्या हो गया, पास हो गया, और राष्ट्रपति उसी दिन अपने पद से क्या हो गए, अपने पद से समाप्त हो गए। यानी कि ये जो इनका पद है अपने पद से, यानी इस कुर्सी से हट गए, यानी स्वतः इसे रिक्त माना जाएगा। स्वतः क्या माना जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा उसी दिन। और इसे एक क्या बोला जाता है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोला जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों
ये भी जान लीजिए आप लोग कि अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पास होना तो दूर की बात है, महाभियोग का प्रक्रिया आया तक नहीं है। ठीक है ना, तो महाभियोग का प्रक्रिया आया तक नहीं है। तो आज इतना ही क्लास रहेगा। क्लास आज समाप्त हो रहा है। अगले दिन फिर हम लोग पढ़ेंगे। अगले दिन पढ़ेंगे क्या, तो इसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित अन्य अनुच्छेदें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास या पिछला क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, लाइक करें और सजेस्ट करें। अगर कहीं त्रुटि रह रही हो तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, उस पर विचार किया जाएगा। और हम लोगों के तरफ से, लक्ष्य टीम के तरफ से कोशिश जारी रहेगी कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दिया जाए, बेहतर से बेहतर नोट्स उपलब्ध कराया जाए, ताकि आप लोग के परीक्षा संबंधी दिक्कतें समाप्त हो जाए। अतः आप लोग इस चैनल को यानी लक्ष्य द विजन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।